हेलो एवरीवन, वेलकम टू आइडियल क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और आज की क्लास में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, कथन एवं निष्कर्ष, है ना, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। अब देखिए एक्चुअली होता क्या है, ये रीजनिंग का चैप्टर है, लेकिन अधिकांश जो स्टूडेंट्स हैं वो ये समझते हैं कि जो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन है वो उसको सिलोजिज्म से रिलेटेड कर देते हैं। दरअसल वो चैप्टर न्याय निगमन होता है। कुछ बुक में कथन एवं निष्कर्ष के नाम से भी दिया जाता है, वेन डायग्राम के फॉर्म में, जबकि ये चैप्टर बिल्कुल अलग है। और ये ज़्यादातर आपके बहुत सारे बैंकिंग एग्जाम में पूछा जाता है ना। एसएससी के अभी एग्जाम्स में आने लग गया है ये चैप्टर, पहले नहीं आता था इससे क्वेश्चन, लेकिन अब देखने को मिल जाता है। CHSL CGL में प्री में देखने को मिले थे। इसके अलावा ये यूपी पुलिस जो अभी एग्ज़ाम होएगा, इसका 2018 और 19 में हुआ था, उसमें भी पूछे गए थे। और आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी यूपी पुलिस में जो एनालिटिकल रीजनिंग होती है, वहाँ पर जहाँ जहाँ भी आप अपने रीजनिंग का सिलेबस डाउनलोड कीजिए, उसके अंदर देखेंगे एसएससी के अंदर एक लिखा हुआ टॉपिक एनालिटिकल रीजनिंग, उसमें ये चैप्टर मिल जाएगा, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ध्यान से समझेंगे एक एक चीज़ को। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये 100% दावे के साथ मैं कह सकता हूँ। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि कथन क्या होता है। पहली बात, कथन क्या है। कथन के बारे में हमने जैसा कि लिखा है, ये हमने थ्योरी इसलिए थोड़ी सी लिख ली क्योंकि लिखने में थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता है और कई बार आप स्किप कर देते हैं, तो मैंने इसीलिए पहले से ही स्लाइड की तरह से बना लिया है। कथन क्या होता है, दरअसल किसी के बारे में या किसी भी विषय पर जब अर्थपूर्ण कोई जानकारी दी जाती है तो उसी को हम कथन कहते हैं, यानी स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, अर्थपूर्ण का मतलब होता है मीनिंगफुल नॉलेज, है ना। अगर अचानक कुछ भी बोल दिया जाए तो वो नहीं मान्य होगा। यानी कथन क्या होता है, स्टेटमेंट क्या होता है, सिंपल भाषा में कहें तो किसी भी विषय पर या किसी भी विषय के बारे में जब क्या किया जाए, अर्थपूर्ण जानकारी दी जाए, मीनिंगफुल नॉलेज दी जाए या बताया जाए उसके बारे में कुछ, तो वो कथन कहलाता है। निष्कर्ष क्या होता है, निष्कर्ष अनुमान के आधार पर जो हम तथ्य स्थापित करते हैं उसी को हम कहते हैं निष्कर्ष। ठीक है भाई, यानी किसी चीज़ में जो कथन दिया गया, फिर हम क्या करते हैं, अनुमान के आधार पर कुछ तथ्यों को स्थापित करते हैं और उन्हीं स्थापित तथ्यों को हम कह देते हैं कंक्लूजन, यानी निष्कर्ष। निष्कर्ष कई प्रकार का होता है। कई बार समानता के आधार पर होता है, जैसे कथन में जो चीज़ दी गई है वही चीज़ वाकई उस घटना में अगर कहीं इवेंट हुई है तो वो समानता के आधार पर हम कह सकते हैं। स्वीकार्यता के आधार पर भी होता है। और तार्किक विवेचन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और दूसरा है आधारभूत वैज्ञानिक परीक्षण के आधार पर भी निष्कर्ष हो सकते हैं। इसके आधार हैं ये निष्कर्ष के कई। लेकिन ध्यान रखना, जब हम इस चैप्टर को करेंगे तो इस चैप्टर को करते समय बहुत ही निष्कर्ष कई सारे दिए जाते हैं। वो निष्कर्ष समानता के आधार पर भी, स्वीकार्यता के आधार पर भी हो सकते हैं, तार्किक विवेचना के आधार पर हो सकते हैं, आधारभूत वैज्ञानिक परीक्षण के आधार पर हो सकते हैं या किसी और आधार पर भी हो सकते हैं। लेकिन आपको सही निष्कर्ष तक अगर पहुंचना है तो उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और उन पॉइंट्स को अगर आप नहीं समझेंगे तो आप क्वेश्चन में गलती करेंगे। ठीक है, क्या वो इंपॉर्टेंट तथ्य हैं? वो तथ्य हैं आपके सामने दिए गए हैं। क्या क्या हैं जरा समझते हैं। निष्कर्ष निर्धारण, यानी जो निष्कर्ष होता है, कंक्लूजन होता है। देखो, सही कंक्लूजन तक अगर हमें पहुंचना है तो हमेशा ध्यान रखो, आपको कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप क्या कर सकते हैं, एक सही सटीक कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं, है ना। पहली चीज यहां पर दिया गया, कथन में दी गई जानकारी के आधार पर, कथन में दी गई जो जानकारी है उसके अतिरिक्त किसी भी तथ्य का प्रयोग जो है वो अमान्य है। क्रॉस लगा है, इसका मतलब क्या है, जो कथन दिया गया है और कथन में जिसकी जानकारी दी गई है वही मान्य होगा, है ना। बाकी अतिरिक्त अगर कोई एक्स्ट्रा चीज आप इंक्लूड कर रहे हैं वो मान्य नहीं होगी। इसको बहुत अच्छे ढंग से हम क्लेरिफाई करेंगे क्वेश्चन में। अभी के लिए आप बस इतना समझिए कि जो स्टेटमेंट के अंदर जो भी जानकारी दी जाए वही निष्कर्ष के अंदर मान्य होगी, एक्स्ट्रा नॉलेज मान्य नहीं होगी। ठीक है भाई, चलो। दूसरा है, अगर कई परिणाम दिया जाए या सलाह एडवाइस दी जाए या क्या हो सकता है परिणाम हो किसी चीज़ का, अगर रिजल्ट है या निवारण है तो वो क्या हो जाएगा, ये सब मान्य होंगे, एक्सेप्टेबल होंगे, एक्सेप्ट किए जाएंगे। थर्ड पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थर्ड और फोर्थ दोनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझना। क्या है, भूतकाल का निष्कर्ष। क्या कह रहा है, यानी जो पास्ट टाइम का जो निष्कर्ष है, कंक्लूजन है,
वो कैसा है, मान्य नहीं है। ध्यान समझना, पास्ट टाइम यानी भूतकाल में, पुराने समय में अगर कोई निष्कर्ष अगर है पुराने समय का, बीते हुए काल का, तो वो मान्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कथन जो है वो वर्तमान काल का है। ठीक है, कथन सामान्यतः वर्तमान पर आधारित होता है, तो पीछे दी गई यानी बीते हुए काल का निष्कर्ष मान्य नहीं होगा। हाँ, अगर ऐसा होता है कि कथन कहीं मतलब जो भूतकाल का है, तो निष्कर्ष भी भूतकाल का मान्य होगा। ठीक है भाई, समझ आ रही है पॉइंट? आगे कह रहा भविष्य काल का जो निष्कर्ष है वो हमेशा क्या होगा, मान्य नहीं होगा, हमेशा अमान्य होगा। इसका रीजन ये होता है कि वर्तमान को देखकर आप भविष्य का निर्धारण नहीं कर सकते कि इसका फ्यूचर क्या होगा। ठीक है, और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, चाहे कोई हाथ रेखा या कुछ भी, वो एक अलग, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, बस इसी समझिए कि आज किसी की स्थिति बहुत अच्छी है तो ये नहीं कह सकते कि फ्यूचर में भी अच्छी हो सकता है उससे बुरी हो जाए, है ना। या आज स्थिति खराब है तो फ्यूचर में खराब ही होगी, ये निर्धारित नहीं किया जा सकता। सिंपल सी बात है भाई, भविष्य का निर्धारण जो है वो वर्तमान से नहीं किया जा सकता है, तो भविष्य काल का जो निष्कर्ष है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि निष्कर्ष हमेशा वर्तमान पर, कथन जो है वर्तमान पर आधारित होता है। दूसरा, इसमें पूर्व धारणा और आपका जो अनुमान है, यानी कोई भी चीज, किसी चीज पे आप अनुमान लगा रहे हैं और अनुमान के आधार पर निष्कर्ष निकाल रहे हैं, वो भी मान्य नहीं होगा। लास्ट पॉइंट है कि अगर सरकारी आदेश और नियम है तो वो हमेशा आम जनता के लिए क्या होने चाहिए, पालन करना उनके लिए अनिवार्य है। कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जारी किया जाएगा, या जैसे हम कह सकते हैं ऑफिशियल आदेश की बात की, ऑर्डर की बात की, या कोई रूल है गवर्नमेंट का, तो वो आम जनता के लिए हमेशा क्या है, उसको मानने के लिए वो बाध्यकारी है, उसको मानना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर उसके विरुद्ध जाएंगे तो आप दंड भुगतेंगे। तो इसलिए हमेशा भी कोई भी अगर सरकारी आदेश जारी किया जाता है या कोई नियम है तो हमेशा वो आम जनता को मानना पड़ेगा। और इन्हीं सब बातों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो निष्कर्ष तक आसानी से पहुंच सकते हैं। एक पॉइंट मैं इसमें और ऐड कर रहा हूं, उसको भी लिख लेना। कभी भी अगर कथन जो है वो पॉजिटिव है, भाई कोई स्टेटमेंट है तो वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो उसका जो निष्कर्ष है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी निष्कर्ष क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। पॉजिटिव तो समझते ही होंगे, है ना। पॉजिटिव नेगेटिव जो स्टेटमेंट होते हैं, आपके सेंटेंस के टाइप भी हैं जिसमें स्वीकार किया जाए किसी चीज़ का, स्वीकार्यता का भाव हो, तो वो उसको पॉजिटिव स्टेटमेंट कहते हैं। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो उसका जो निष्कर्ष है, कंक्लूजन है, वो भी पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पे मूव करते हैं, सीधे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब आपके सामने अभी हमने आपको तथ्य बताया कि किस आधार पर निष्कर्ष जो है वो निकाला जा सकता है, यानी सही निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए किन किन बिंदुओं पे ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब उन्हीं सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हम कथन दिए गए हैं, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिए हैं हमने, और उन क्वेश्चंस के जो निष्कर्ष दिए गए हैं उन निष्कर्ष तक हम पहुँचेंगे। देखो हमने यहाँ पर ऑप्शन नहीं लिखे, हमने क्वेश्चन लिखे, उनके निष्कर्ष लिख दिए हैं। एक्चुअली होगा क्या, अभी यहाँ पर सभी में एक कथन दिया गया और दो निष्कर्ष दिए गए हैं। क्वेश्चन करने से पहले मैं आपके कुछ पॉइंट क्लियर कर दूं। आपको ऐसे क्वेश्चन में 5 या 4 ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि निष्कर्ष पहला सही है, केवल पहला निष्कर्ष सही है, या केवल दूसरा निष्कर्ष सही है, या तो फर्स्ट या सेकंड निष्कर्ष सही है, ना तो फर्स्ट ना सेकंड, इस तरीके से हो सकता है, या दोनों सही है। ठीक है, ऐसे मिलेंगे। तो वो निष्कर्ष जब आप निकाल लोगे, सही गलत तो टिक तो कर ही लोगे, नहीं तो हम प्रैक्टिस करवा देंगे, लेकिन पहले अभी हम इन क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है भाई, पहला क्वेश्चन ध्यान से समझते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारी वर्षा के बावजूद भी, पॉइंट समझना, भारी वर्षा के बावजूद भी रेल सेवाओं में कोई रुकावट नहीं आई। ठीक है, कथन क्या है, कथन ये कह रहा है कि भारी वर्षा के बावजूद भी रेल सेवाओं में कोई रुकावट नहीं आई। इसमें निष्कर्ष पहला दिया गया है, ध्यान समझना, क्या, केवल, यहाँ पे एक शब्द आ गया, केवल वर्षा ऋतु में ही रेल सेवाओं में रुकावट आती है। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज समझिए, निष्कर्ष कह रहा है कि भाई केवल वर्षा ऋतु में ही रेल सेवाओं में रुकावट आती है। कहीं भी क्या कथन में ऐसा कहा गया? कथन ये कह रहा है कि भाई भारी वर्षा हुई उसके बावजूद भी
क्या हुआ, रेल सेवाओं में रुकावट नहीं आई। लेकिन ऐसा तो नहीं कहा कि सिर्फ वर्षा ही रुकावट है रेल सेवाओं में, नहीं कहा गया ना। तो इसलिए ये जो कथन है ये अमान्य है। और जब भी किसी कथन में केवल या एकमात्र या एक ही, सर्वश्रेष्ठ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए वो हमेशा अमान्य होता है, यानी कथन पहला बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसने संकुचित कर दिया। केवल वर्षा जो है इफेक्ट डालती है रेल सेवाओं में, बाकी कोई कारण, बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कहा भी नहीं गया कथन में, है ना। कथन के आधार पर भी जानकारी निकालते हैं, बाकी चीज़ों को सबको साइड में रख देते हैं, हम सिर्फ कथन को देखते हैं। क्या कथन में कहा गया कि सिर्फ वर्षा ऋतु ही प्रभावित करती है रेल सेवाओं को? नहीं कहा गया। उसने कहा कि वर्षा तो हुई, बहुत भारी वर्षा हुई, रेल सेवाएं बाधित नहीं हुई। इसका मतलब एक कारण हो सकता है। चलो सेकंड है भारी वर्षा प्राय, देखो यहाँ पे एक शब्द दिया प्राय, प्राय का मतलब सामान्यतः ऐसा करती है। भारी वर्षा प्राय रेल सेवाओं को बाधित करती है, और ये बिल्कुल एकदम इससे मैच कर रहा। कैसे, क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि भारी वर्षा के बावजूद भी रेल सेवाओं में रुकावट नहीं आई, क्योंकि उसने इसीलिए ये शब्द इंडिकेट किया कि भारी वर्षा के बावजूद भी। इसका मतलब क्या है कि अगर भारी वर्षा होती है तो सामान्यतः ऐसा होता है कि रेल सेवाओं में रुकावट आती है, और यही पॉइंट यहाँ कह रहा है कि भारी वर्षा प्रायः क्या करती है, रेल सेवाओं को बाधित करती है, इसीलिए ये वाला सही है। हालांकि यहाँ पर रेल सेवाओं में बाधा नहीं आई है, रुकावट नहीं आई है, लेकिन इसका मतलब से स्पष्ट है कि भारी वर्षा जो है वो प्रायः रेल सेवाओं को बाधित करती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, केवल निष्कर्ष दूसरा सही है। अब अगला क्वेश्चन है, भारत में 25% शीर्ष गृहस्थों यानी 25% जो सबसे टॉप के जो लोग हैं उनके पास क्या है, 50% धन है। भारत में 25% शीर्ष गृहस्थों के पास 50% धन है, ये एक स्टेटमेंट दिया गया। अब ध्यान समझना, निष्कर्ष पहला कह रहा है जब अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास होता है तो कुछ ही लोगों के पास धन होता है। एक चीज समझो, क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या है कि भारत में 25% जो टॉप फैमिली हैं, गृहस्थ हैं, उनके पास 50% धन है। कहीं भी इसमें इकोनॉमी की बात की गई, इकोनॉमी के डेवलपमेंट की बात हुई नहीं हुई। जबकि निष्कर्ष क्या कह रहा है कि जब इकोनॉमी का तेजी से विकास होता है तो ऐसा होता है क्या कि कुछ लोगों के पास ही धन होता है। ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी इकोनॉमी की कोई बात नहीं की गई है। अगला सेकंड निष्कर्ष कह रहा है भारत में राष्ट्रीय आय, देखो यहाँ राष्ट्रीय आय वही होता है, पैसे की बात, धन की बात चल रही है। राष्ट्रीय आय का वितरण असमान है। अब ये चीज तो इससे दूर से दिख रही है, स्पष्ट हो रही है। क्यों? क्योंकि 25% जो टॉप फैमिली है उनके पास 50% धन है, तो बचे हुए जो 75% पॉपुलेशन है उसके पास तो आधा ही धन होगा ना, 50%। तो जाहिर सी बात है जब 25% लोग जो हैं यानी 1/4 लोगों के पास अकेले आधा धन है, तो 3/4 लोगों के पास आधा धन डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो असमानता तो हो ही गई। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर भी क्या है, निष्कर्ष केवल निष्कर्ष सेकंड सही है। यानी इस कथन के आधार पर सिर्फ दूसरा ही निष्कर्ष सही है, पहला सही नहीं है। ठीक है, चलो आगे कह रहा है कि दिल्ली से कोलकाता के लिए वायुयान से यात्रा काफ़ी सुगम है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये कथन कह रहा है भाई कि दिल्ली और कोलकाता के बीच अगर हम वायुयान से यात्रा करेंगे तो ये काफ़ी सुगम है, यानी सरल है। ठीक है, सुविधाजनक है। निष्कर्ष ये कह रहा है कि दिल्ली एवं कोलकाता के बीच कोई अन्य यातायात का साधन नहीं है। पहली चीज, कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष नेगेटिव नहीं हो सकता। यहाँ क्या है, कथन पॉजिटिव है कि दिल्ली से कोलकाता के लिए वायुयान यात्रा काफ़ी सुगम है। यहाँ कहीं नहीं या ना का भाव आया, अर्थात नकारात्मक वाक्य नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस नहीं है। तो जबकि यहाँ क्या कह रहा, दिल्ली कोलकाता के बीच कोई अन्य यातायात साधन नहीं है। और आप एक बार वीडियो को पीछे करो, हमने इम्पॉर्टेंट जो तथ्य थे उसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में हमने एक पॉइंट बोला था लास्ट वाला कि अगर कथन पॉजिटिव है तो उसका निष्कर्ष भी पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये गलत है। ठीक है, पहला सही नहीं है। दूसरा कह रहा दिल्ली एवं कोलकाता वायु मार्ग से जुड़े हैं। बताओ, आप लोग बताओ,
सेकेंड निष्कर्ष क्या सही है? सेकेंड निष्कर्ष कह रहा है कि दिल्ली और कोलकाता जो है वो वायु मार्ग से जुड़े हैं। बताओ कमेंट करके। मेरे भाई अगर हम स्टेटमेंट को ध्यान से देखें, दिल्ली से कोलकाता के लिए वायुयान से यात्रा सुगम है, इसका मतलब वायुयान से जाओगे तो जाहिर सी बात है कि वो वायु मार्ग से जुड़े होंगे, जब ही तो वायुयान की आप सफ़र कर पाओगे। तो इसका मतलब दिल्ली और कोलकाता के बीच वायु मार्ग जो है वो क्या है, वायु मार्ग से दोनों शहर जुड़े हैं, ये भी सही है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 4 में एक कथन दिया गया है कि सभी लड़के ईमानदार हैं, ये कहा गया। ठीक है, एवं सुरेंदर ईमानदार है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? ठीक है, सभी लड़के ईमानदार हैं। क्वेश्चन क्या गया कि भाई सभी लड़के ईमानदार हैं। आगे कहा गया एवं सुरेंदर जो है ईमानदार है, सुरेंदर ईमानदार है। ठीक है, निष्कर्ष में आए पहला, सुरेंदर एक लड़का है। ध्यान समझना, बहुत बारीकी से, जब यहाँ पे कंफ्यूजन पैदा किया, सुरेंदर एक लड़का है, आप कैसे बता सकते हैं कि सुरेंदर का जेंडर क्या होगा? क्या इस आधार पे कि सभी लड़के ईमानदार होते हैं? देखा, ध्यान समझना, यही तो स्टेटमेंट और निष्कर्ष तक पहुंचने की सबसे बड़ी कला है। स्टेटमेंट में क्या कहीं कहा गया है कि सिर्फ लड़के ही ईमानदार होते हैं, लड़कियां ईमानदार नहीं होती हैं, या महिलाएं, या और भी हो सकते हैं लोग? सभी लड़के ईमानदार हैं ये कहा गया, उसने लड़कियों के बारे में कुछ नहीं कहा। सभी लड़के ईमानदार हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि लड़कियां ईमानदार नहीं हैं। ध्यान से समझो, है ना, जस्टिफिकेशन मतलब तो दन जजमेंटल नहीं होना है, आपको समझना है चीज़ों को। सभी लड़के ईमानदार हैं, सुरेंदर ईमानदार है, तो इस सुरेंदर ईमानदार है इसका मतलब ये नहीं है कि सुरेंदर एक लड़का है। क्यों? क्योंकि लड़की भी हो सकता है, जेंडर तो कहा ही नहीं गया किसी में, इसलिए ये क्या है, गलत है। बात समझ आ रही है? आप ये मत कह देना कि सर सभी लड़के ईमानदार हैं, तो उसने ये तो कहा नहीं कि लड़कियां ईमानदार नहीं हो सकती। सुरेंदर ईमानदार है, सुरेंदर सिर्फ ईमानदार है, इससे साबित नहीं हो सकता कि सुरेंदर लड़का है, लड़की भी हो सकती है वो। फिर आगे कहा कि सभी ईमानदार लड़के होते हैं। अब ये देखो बहुत बड़ी बात कह दी इसने कि सभी ईमानदार लड़के होते हैं, इसका मतलब जितने ईमानदार हैं वो लड़के हैं। क्या स्टेटमेंट में ऐसा कहीं कहा गया कि सभी ईमानदार लड़के हैं? मतलब जो ईमानदार है वो लड़का ही होगा, लड़की नहीं हो सकता, लड़कियां भी हो सकती हैं। कहीं भी स्टेटमेंट में ऐसा नहीं कहा गया कि सभी ईमानदार जो हैं वो लड़के होते हैं, तो ये भी गलत है। यहाँ पर क्या है, इस क्वेश्चन नंबर 4 में दोनों ही निष्कर्ष गलत हैं। ठीक है, समझ आ रही है बात? ध्यान से समझने की चीज़ है, बहुत बारीकियों समझना है, क्योंकि पहला यहाँ पर जो तथ्य है वो काम कर रहा है। जितनी जानकारी दी जाए उतने को यूज करना है, एक्स्ट्रा नॉलेज जो है वो लेकर नहीं आना है ना। कथन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 देखो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा कोई भी नौजवान शादी के लिए दहेज को एक शर्त बनाता है, वह स्त्री जाति का अपमान करता है और अपना बड़प्पन खो देता है। यहाँ क्वेश्चन को बहुत समझने की आवश्यकता है। कोई भी नौजवान हो सकता है जो शादी के लिए दहेज को एक शर्त बना देता है, दहेज लेता है उसकी बात नहीं चली, दहेज को एक शर्त, कंडीशन बना देता है, और वह स्त्री जाति का अपमान करता है और अपना बड़प्पन खो देता है, ये एक स्टेटमेंट में कहा गया। अब इसी पे पहला निष्कर्ष निकला, जो शादी में दहेज लेते हैं उनकी समाज में वर्तना की जानी चाहिए, यानी उनकी निंदा करनी चाहिए, ये कह रहा है। कह रहा जो शादी में दहेज लेते हैं उनकी समाज में क्या की जानी, निंदा की जानी चाहिए। ठीक है, अब ये इससे मिलता भी है। कैसे भाई, स्त्री जाति का अगर कोई अपमान कर रहा है तो उसकी वर्तना होनी चाहिए, और ये कर भी कह रहा है जो शादी में दहेज लेते हैं वो पहले ही कह रहा है वो स्त्री जाति का अपमान करते हैं। चूंकि कोई नौजवान है जो शादी में दहेज लेता है, इसका मतलब क्या है, वो अपमान कर रहा है, और अपमान कर रहा है तो उसकी निंदा होनी चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट सही है, करेक्ट है। दूसरा कह रहा जो शादी में दहेज नहीं लेते हैं वे स्त्री जाति का सम्मान करते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये जो शादी में दहेज लेते हैं वो स्त्री जाति का अपमान करते हैं, ऐसा स्टेटमेंट में कहा गया है। तो जो नहीं लेते हैं वो स्त्री जाति का सम्मान करते हैं। ठीक है भाई, दोनों ही सही हैं। तो इस वाले में क्या है, दोनों सही है, निष्कर्ष फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों सही हैं। ठीक है, चलो अगले पे चलते हैं। कथन कह रहा कि आज के समय में कोई भी देश, आज के टाइम में कह रहा कोई भी देश
स्वावलंबी नहीं है। स्वावलंबी का मतलब है वही आत्मनिर्भर, यानी सेल्फ डिपेंडेंट जो है, खुद पर निर्भर, स्वावलंबी कह लो या आत्मनिर्भर कह लो, वो नहीं हो सकता है या नहीं है। यानी आज के टाइम में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो पूर्णतः क्या हो, आत्मनिर्भर हो या स्वावलंबी हो, है ना। तो फर्स्ट इसका निष्कर्ष ये निकला कि संभव नहीं है कि एक देश अपनी ज़रूरत की सभी वस्तुएं स्वयं उत्पादन कर सके। निष्कर्ष क्या कह रहा है, अब समझो ध्यान से कि आज के समय में कोई भी देश स्वावलंबी नहीं है, यानी आत्मनिर्भर नहीं है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी देश आत्मनिर्भर नहीं है, इसका मतलब किसी दूसरे देश पर निर्भर है अपनी कुछ वस्तुओं के लिए, अपनी ज़रूरत की वस्तुओं के लिए। अब इसी को पहला निष्कर्ष कह रहा है कि संभव नहीं है कि कोई देश, यानी एक देश क्या करे, अपनी ज़रूरत की सभी वस्तुओं का उत्पादन कर सके। ये बिल्कुल सही है, इसीलिए तो स्वावलंबी नहीं है। क्योंकि अगर कोई ऐसा देश होता जो अपनी ज़रूरत की हर वस्तु का निर्माण स्वयं कर लेता तो वो सेल्फ डिपेंडेंट कहलाता, आत्मनिर्भर कहलाता। पूर्णतः आत्मनिर्भर नहीं हो सकता, क्योंकि हर किसी की जो ज़रूरत की वस्तुएं हैं वो दूसरे व्यक्ति पर या दूसरे देश पर, या कंट्री की बात चलिए, दूसरी कंट्री पर निर्भर हैं। हम बहुत सारी वस्तुओं को अपने यहाँ से दूसरे देश में भेजते, निर्यात करते हैं, और दूसरे देश से आयात करते हैं, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो चलता है वो इसी आधार पे होता है, और हर कंट्री करती है। तो कोई भी देश ऐसा नहीं है दुनिया का जो अपनी ज़रूरत की हर एक वस्तु का निर्माण स्वयं कर ले, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो बिल्कुल सही है, निष्कर्ष पहला एकदम करेक्ट है, कोई भी गलती नहीं है। दूसरा कह रहा है कि देश के लोग सुस्त हो गए हैं। अब यहाँ देखो क्या है, कथन कह रहा है कि कोई देश आत्मनिर्भर या स्वावलंबी नहीं हो सकता है। निष्कर्ष कह रहा है कि देश के लोग सुस्त हो गए। यहाँ देश के लोग सुस्त मतलब आलसी, लेजी। यहाँ लोगों की बात ही नहीं चल रही है, यहाँ एक देश की आवश्यकता की वस्तुओं की बात चल रही है, यानी उसकी आत्मनिर्भरता की बात चल रही है, और वो बात कर रहा है लोगों की। कह रहा है देश के लोग सुस्त हो गए मतलब आलसी हो गए हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि कथन में ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है कि देश के लोग जो हैं वो आलसी हो गए हैं। ठीक है भाई, तो ये आपका क्या है, कथन एवं निष्कर्ष जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हमने इस पे आपको करने का जो तरीका है वो बता दिया है। इससे इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं, देखो अगर आप सटीक निष्कर्ष तक पहुंचना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, उन पे बहुत ध्यान से गौर करना होगा, उनको समझना होगा। देन फिर हम निष्कर्ष तक पहुंचेंगे, कॉन्क्लूजन तक पहुंच सकते हैं। अभी हमने आपके 6-7 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए, मैम आपको असाइनमेंट दे देंगे और बाकायदा आपको अपलोड कर देंगे। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पे बाकायदा PDF भेज देंगे हम कथन एवं निष्कर्ष की, आप उसको प्रैक्टिस करना, और फिर उसके सॉल्यूशन भी हम बाकायदा एक एक करके क्वेश्चन अपलोड कर देंगे वीडियो, और आप वो सारा क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर ढंग से एक एक पॉइंट, एक एक क्वेश्चन समझ आया होगा, और जितने भी कथन एवं निष्कर्ष से इम्पॉर्टेंट जो कॉन्क्लूजन्स थे वो समझ आए होंगे, और आगे आप बेहतर करेंगे एग्ज़ाम में। और जब भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो आप उसको सही से सटीक आंसर तक पहुंच पाएंगे। थैंक यू।